अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राना आसिफ शहजाद अली, आपका टीचर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आज हमारा वीक नंबर 6 है और लेक्चर नंबर भी 6 है। इसी मुनासबत से आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, आज हम देखेंगे वेल बीइंग एट वर्क के काम पे रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर जो काम की नौइयत होगी, काम का स्टैंडर्ड होगा, वर्किंग कंडीशन जो होंगी वो कैसी अवेलेबल होनी चाहिए एम्प्लॉइज़ के लिए। आज के टॉपिक के जो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसमें हम वर्किंग कंडीशंस की बात करेंगे कि एक एम्प्लॉय को एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स किस किस्म की जो कंडीशंस अवेलेबल होती हैं और किस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। जबकि लेबर लॉज के तहत या हर अदारे के अपने SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनका कल्चर एक डेवलप हुआ होता है। तो उसके मुताबिक उन्होंने भी कुछ अपने प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए होते हैं कि उनको सर्विसेज क्या देनी है। लेकिन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट की मुनासबत से कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो लाजमी हैं, उनको देनी चाहिए। नंबर 2, व्हाट इम्पैक्ट डू एम्प्लॉयज इमोशंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस हैव ऑन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स। अब एम्प्लॉयज़ का अपने काम के अंदर या अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स या उनको जो अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं या अदारे के अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, उनका इमोशनली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। और उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी वो मौके की मुनासबत से हालात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बाद अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड रोल्स डिसाइड करते हैं और अपने रोल को वो मॉडिफाई करते हैं कि वो जिस किस्म के हालात अवेलेबल हों या ऑर्गेनाइजेशन को सामना हो। चूँकि कंपटीशन के माहौल के अंदर हर वक्त कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं और जैसा कि आज तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि आज का जो क्राइसिस जो पूरी दुनिया में है, जो कोरोना आउटब्रेक हुआ है, तो इसके अंदर तो फिर सैनिटरी कंडीशन या वर्किंग कंडीशन का इम्प्रूव्ड या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होना बहुत ही ज़रूरी ख्याल किया जा रहा है। नंबर 3 इशू जो हम डिस्कस करेंगे, वाई डू इंडिविजुअल्स बर्न आउट एट वर्क के ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे होते हैं। बेसिकली देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग नहीं होती, यानी जहाँ पे जिनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, जिनके ऑपरेशंस के अंदर, जिनके डेली वर्क के अंदर इनोवेशन नहीं होती, जिद्दत नहीं होती, एम्प्लॉइज़ के लिए सीखने का कोई अमल ना हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ गेटिंग बोर्ड, वो बोर हो जाते हैं। तो बर्नआउट एट वर्क मीन कि काम की ज़्यादती की वजह से भी आप बर्नआउट हो सकते हैं, ये काम की यकसानियत से भी इंसान उकता जाता है, या काम के अंदर कोई लर्निंग ना हो, या काम के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट हो, तो वो जो इंसान एक बर्डन फील करता है, थकन महसूस करता है, मेंटली स्ट्रेस फील करता है, तो उस कंडीशन को हम बर्नआउट एट वर्क कहते हैं। नंबर 4 इशू जो हमारा होगा, व्हाट इज़ इमोशनल लेबर, यानी अब इमोशनल इंटेलिजेंस से थोड़ा सा बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि इमोशनल लेबर क्या होती है या इमोशनल लेबर कौन कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्टन जो स्टैंडर्ड हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, या कोई ऐसी कंडीशंस होंगी जिनको एम्प्लॉइज़ या आपकी लेबर जो है वो अडॉप्ट करेगी, तो वो फिर इसके अंदर इन्वॉल्व करार पाएगी। और लास्ट इशू जो हमारा होगा इस लेक्चर का, व्हाट आर इमोशनल लेबर रेपरकशंस, यानी रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर इमोशनली लेबर इन्वॉल्व होता है अपने काम के अंदर, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नताइज क्या हो सकते हैं। डेफिनेटली जब एम्प्लॉइज़ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं अपने काम के अंदर, तो उनके काम के अंदर बेहतरी आती है, निखार आता है और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो ये आगे जाके इंशाल्लाह टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने आज के पहले इशू की तरफ कि वर्किंग कंडीशन स्टैंडर्ड क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम वर्किंग कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जो वर्क प्लेस पे होनी चाहिए एम्प्लॉइज़ के लिए, या किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि वर्किंग या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कहलाता है।
वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ अफेक्टेड बाय फैक्टर्स, यानी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ये बुनियादी चीज़ें हैं, यानी सेफ्टी कंडीशंस और हेल्थ कंडीशंस। सिक्योरिटी, उनको वहाँ पे बिल्कुल सोशली भी और जान के हवाले से उनकी फ़िज़िकल जो है किसी किस्म का थ्रेट अवेलेबल ना हो। एंड वर्किंग आवर्स, तो इसके लिए भी जो लेबर लॉज हैं उसके तहत कुछ लेबर के स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए हैं। नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी जो वर्किंग आवर्स है डेली के वो 8 वीक्स हैं, 8 आवर्स पर डे हैं, और जबकि वीकली ये तकरीबन 40 आवर्स बनते हैं। लेकिन चूँकि जहाँ पे इतनी कंट्रोल प्रोसीजर्स इतनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं होते, या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, या रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही होती, जैसे जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो लेबर आवर्स हैं उनमें डिफरेंसेस होती है। अमूमी तौर पे फैक्ट्रीज़ के अंदर या लेबर जहाँ पे स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन में काम हो रहा होता है तो उनसे काम ज़्यादा आवर्स में लिया जाता है, जबकि उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टैंडर्ड रेट्स पे होती है और स्टैंडर्ड टाइम पे होती है। अब पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ये तमाम यानी हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वर्किंग आवर्स जो हैं ये अच्छे तरीके से ना हो, या वो जो एनवायरनमेंट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ना हो, कैन डैमेज योर हेल्थ, तो इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। एंड पुट योर सेफ्टी एट रिस्क, तो आपकी हेल्थ, आपकी सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसी तरह जो एम्प्लॉयर, जो आपकी इंडस्ट्री का मालिक है, वो जो आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मुहैया कर रहा है अपनी सर्विसेज देने के लिए, इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग गुड वर्किंग कंडीशन। वो कानून के तकाज़ों के मुताबिक उसके ऊपर ये बाइंडिंग है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को वो स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन मुहैया करेगा जो उसको अपनी सर्विसेज देने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए या ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। बट यू ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क सेफली, और इसी तरह आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हों तो जो वर्किंग के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तरतीब दिए जाते हैं या उसकी प्रिकॉशंस होती हैं काम के लिए, उनको लाजमी इख्तियार करें। अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि मसलन कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देख रहे काम हो रहा होता है तो प्रोटोकॉल्स तो यही कहते हैं कि आपने वहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेजर्स होती हैं फॉर सेफ्टी वो अख्तियार करनी है। लेकिन देखने में आया है कि अगर हेलमेट की शर्त है तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए होते, इसी तरह से ख़ास लिबास पहनने की ज़रूरत होती है वो नहीं पहनते, या इस तरह के लिबास हों जो उनको आग ना लग सके, या जिनके अंदर अगर वो चोट लग जाती है तो उनकी वो जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, तो अमूमी तौर पे ऐसी कंडीशन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो वर्किंग कंडीशन बेसिकली उन हालात को कहते हैं कि इंटरनली क्रिएटेड वो कल्चर के जहाँ पे आपने काम करना होता है उन पे 3-4 चीज़ों को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लाजमी होना चाहिए। और वो 3 या 4 चीज़ें क्या हैं जिनको हमने सेफ्टी मेजर्स का नाम दिया है, सिक्योरिटी मेजर्स का नाम दिया है, हेल्थ प्रोटोकॉल्स का नाम दिया है और स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम का नाम दिया है। इन तमाम चीज़ों को स्टैंडर्ड के मुताबिक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि जहाँ पे आप इन चीज़ों को शिकायत कर सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन चूँकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो वो चीज़ों को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करते। अब इसी चीज़ के अंदर से ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ये बड़ी जो क्रूशियल चीज़ है, क्रिटिकल चीज़ है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं। द वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर रेगुलेशन विच बिकेम लॉ इन 1993, ये एक कानून बना था जिसने लेबर के लिए स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर रेगुलेशंस के कुछ कवानीन मुरतब किए और अमूमी तौर पे पूरी दुनिया में ये फॉलो किए जाते हैं। ले डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इसने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टैंडर्ड्स जो डेवलप किए कि आपको इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन जो होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। मसलन एक अकाउंटेंट है, अगर किसी जगह पे बैठा काम कर रहा है तो उसका काम ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिव नौइयत का है तो प्रॉपरली वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, वेल लाइटेड और एयरी रूम होना चाहिए, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया किया जाना चाहिए और वहाँ पे फायर या किसी भी किस्म के डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स जो इंसान की सेहत पे हो सकते हैं उससे बचाव की जो प्रिकॉशंस हैं या उनके जो आलात हैं उनका प्रॉपर वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। अमूमी हमारे इस यहाँ के माहौल में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए।
These regulations apply to most types of workplace except transport, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड डोमेस्टिक प्रेमिसेस। ये देखें, ये वही चीज़ आ गई जो पहले मैं चीज़ बयान कर चुका हूँ कि ये रेगुलेशन जो है ये लाजमी तौर पे मतलब होनी चाहिए। और ये जो 2-3 चीज़ें हमने बयान की ना, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड डोमेस्टिक प्रेमिसेस, इनके लिए स्टैंडर्ड्स और मुरतब किए गए हैं। वर्क प्लेस मस्ट बी सूटेबल फॉर ऑल हु वर्क इन दैम, यानी तमाम एम्प्लॉइज़ चाहे वो मैनेजरियल लेवल के हैं या नॉन मैनेजरियल लेवल के हैं, उनके लिए कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ऐसी होनी चाहिए कि उनको किसी किस्म का हर्डल ना हो, उनको वहाँ पे आसानी से काम करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वर्कर्स विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। और इस तरह के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉइज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली इनेबल हैं और काम की मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ना भी कर सके, या काम कुछ ऐसी नौइयत का होता है कि उनकी फ़िज़िक्स जो है इसकी इजाज़त नहीं देती, तो उनको अल्टरनेटिव वर्क देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं अगली कंडीशन पे कि वो स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन है क्या, जिनको हम डिटेल में देखेंगे या हमारे इल्म में होना चाहिए, या बीइंग एन HR एम्प्लॉयर या मैनेजर हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर ना भी हम इस कंडीशन में बैठे हुए हो तो एक एम्प्लॉय के तौर पे इन चीज़ों का हमारे इल्म में होना ज़रूरी है, ताकि किसी वर्किंग कंडीशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन एम्प्लॉय हम काम कर रहे हों तो हम ये क्लेम कर सकें कि ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और अगर वो अदारा आपको मुहैया नहीं कर रहा तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले जी, मेंटेनेंस। Make sure the workplace equipment, devices and systems are maintained। अगर देखें, चीज़ें जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं तो आलात जो मुख्तलिफ मैयज़ के लिए यूज़ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। अमूमी तौर पे देखा गया है कि इनको मेंटेन नहीं भी करवाया जाता, सुस्ती या काहली से काम लिया जाता है, और इस सुस्ती और काहली के फिर कुछ नताइज ऐसे आ भी सकते हैं। तो हर चीज़ इन ऑर्डर होनी चाहिए जैसा कि उसका एक स्टैंडर्ड है, और जब भी चीज़ें ख़राब हो जाएं उनको ठीक करवाना चाहिए। नंबर 2, वेंटिलेशन। प्रॉपर एयर जो है उसकी क्रॉस होनी चाहिए, आबो हवा अंदर माहौल की अच्छी होनी चाहिए। अमूमी तौर पे वर्क साइट्स पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा होता है, जो इंसान की सेहत के ऊपर जो है बैडली इम्पेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर, इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी भी एक ख़ास लिमिट है। आप उससे ज़्यादा के टेम्परेचर को भी जो है, लेकिन बड़ा माइनर सा फ़र्क होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या उसको बियर कर सकते हैं। तो मेंटेन अ रीज़नेबल टेम्परेचर इनसाइड बिल्डिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। देखिए, माहौल की बेहतरी का इंसान की सेहत पे जो बहुत असर होता है, और उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो भी इम्प्रूव होती है। इनफ थर्मोमीटर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब अक्सर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर थर्मोमीटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं जो इस चीज़ को प्रॉपरली बता रहे होते हैं। लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि लाइट का इफ़ेक्ट आपकी नज़र पे पड़ता है, और नज़र का इफ़ेक्ट डेफिनेटली काम के अंदर जो बेहतरी होगी या इम्प्रूवमेंट होगी या उसका जो ऑपरेटिंग लेवल है वो इम्प्रूव होता है। क्लीनलीनेस, सफाई, जो सैनिटरी कंडीशन है वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड कहते हैं। गंदे माहौल में या ऐसा माहौल हो जहाँ पे प्रॉपर सफाई ना हुई हो, या वहाँ पे किसी किस्म की स्मेल आ रही हो, तो लोगों का बैठना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं कर सकते। स्पेस, इनफ स्पेस होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द चेयर्स एंड टेबल्स, तो एक ऑफिस के अंदर मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, इस चीज़ को स्टैंडर्ड को भी मेनटेन रखना ज़रूरी होता है। इसी तरह वर्क स्टेशंस जहाँ पे काम होता है मस्ट बी सूटेबल फॉर द वर्कर एंड वर्क, यानी वो जगह जहाँ पे काम हो रहा है वो लोगों के लिए और उस काम के लिए सूटेबल होना चाहिए। अ सूटेबल सीट मस्ट बी प्रोवाइडेड वेयर नेसेसरी, और उन लोगों को जिनका काम बैठ के करने का नौयत वाला, वैसे भी अगर कोई बंदा बैठ के काम ना भी कर रहा हो तो थोड़ी देर बाद उसको सांस लेने के लिए या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इस तरह की ज़रूरत होती है। फ्लोर्स मस्ट बी सूटेबल एंड नॉट अनइवन स्लिपरी, यानी आपके वहाँ पे जो फ़र्श हैं इस किस्म के हों कि वो स्लिपरी ना हो, और इस किस्म के हो कि वहाँ पे सफाई का ख्याल भी रखा जाए। एट सेफ्टी रिस्क दे मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस लाइकली टू काज ए स्लिप, यानी ऐसे ना हो कोई बंदा चलता हुआ गिर जाए, ट्रिप और फॉल। हैंड रेल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन स्टेयर केसेस, यानी जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हों उसके साथ
एक आपको पाइप लगा होना चाहिए जिसको आप हैंड रेल्स कहते हैं, कि आप उतरते हुए या चढ़ते हुए उसके ऊपर हाथ रखें, और अगर आपकी बॉडी इम्बैलेंस होती है तो आप उसको पकड़ के अपने आप को किसी भी मुमकिन हादसे से बचा सकें। फॉल्स, टेक सुटेबल एंड सफिशिएंट मेजर टू प्रिवेंट द पीपल फॉलिंग और बीइंग स्ट्रक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी किस्म के जो नुकसानात इंसान की बॉडी को हो सकते हैं, इंसान गिर सकता है, तो वो उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने को या उसके जो कंट्रोलिंग मेजर्स हैं उनकी बात की जा रही है। विंडोज़, मेक श्योर दैट विंडोज़ एंड ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट सरफेसेस कंसिस्ट ऑफ सेफ मटेरियल, यानी इस तरह का माहौल हो कि आपकी सिक्रेसी भी या आपकी सेफ्टी भी बरकरार रह सके। जो सर्टन स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए हैं ऑफिस के जो मेंटेनेंस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। देखें, जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या आपका जो रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडी है, वो प्रॉपर एक इंडस्ट्री को लगाने का या सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस को डिज़ाइन करने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड देती है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो दे दिए जाते हैं, और उनके मुताबिक ही आपको उन चीज़ों को प्लान करना चाहिए। वर्क साइट्स का प्रॉपर एक लेआउट डिज़ाइन होता है, यानी एक प्रॉपर डिज़ाइन होता है कि उसके तहत ही इंडस्ट्री को बनना चाहिए, जिसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक तरतीब के मुताबिक जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड होती हैं उसके मुताबिक ही उनको अरेंज करना चाहिए। ट्रैफिक, ऑर्गेनाइज वर्क प्लेसेस टू अलाउ सेफ ट्रैफिक सर्कुलेशन बाय पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल्स, यानी इस तरह की जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर इतना रोड खुला हो कि अगर पैदल चलने वालों की जगह साइड पे है तो प्रॉपर ये व्हीकल वगैरह के गुजरने के लिए जगह भी होनी चाहिए। इतनी तंग जगह ना हो कि ना गाड़ियाँ गुजर सकें और ना पैदल चलने वाले या बाकी जो आपका जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो या चाहे मशीनी या मटीरियल मूवमेंट हो, उसके अंदर कोई मुश्किल पेश आए। डोर्स, मेक श्योर डोर्स एंड गेट्स आर सुटेबली कंस्ट्रक्टेड एंड कंप्लाई विद द सर्टन स्पेसिफिकेशंस, यानी ऐसा मटेरियल जो बता दिया जाए जो सेफ्टी के कवानीन के तहत भी मेंटेन किया जाए और लोगों की सेहत के ऊपर भी किसी किस्म के नुकसानात नहीं होने चाहिए। मतलब वहाँ पे को जो पेंट्स वगैरह हुए होते हैं ऑफिस के अंदर, उसकी भी प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि वो किस लेवल के करवाने हैं, क्योंकि अक्सर हमारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे होता है कि पेंट्स एंड कलर्स बहुत पुराने हुए होते हैं, उसकी जो वो सीलन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके इम्पैक्ट जो होते हैं इंसान की सेहत के ऊपर या इंसान की हेल्थ के ऊपर या इंसान की प्रॉपर वर्किंग के ऊपर बहुत जो है वो क्रिटिकली असरअंदाज होते हैं। टॉयलेट, प्रोवाइड सुटेबल एंड सफिशिएंट सैनिटरी कन्वीनियंसेस एट ए रेडिली एक्सेसिबल प्लेसेस, यानी जो वॉशरूम होंगे वहाँ पे प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए और इतने अवेलेबल हों कि लोग इजीली जो उनकी जो ज़रूरत है उसके तहत उसको इस्तेमाल कर सकें। वॉशिंग, प्रोवाइड a suitable and sufficient washing facilities at readily accessible places, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो लोगों को हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए या अपनी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को सैनिटेशन के रूल्स के मुताबिक रखना चाहते हैं तो वो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे लोग अपनी सैनिटरी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ पे जा सकें। स्टूडेंट्स, ये तो होगी हमारे पास स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस। हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इशू नंबर 2 जो है हमारे आज के लेक्चर का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट क्रूशियल इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इमोशनल मीन कि आप किसी चीज़ के साथ गेटिंग इन्वॉल्व बाय योर हार्ट, कि आप दिल के साथ किसी चीज़ को, और इंटेलिजेंस जहानत, यानी आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए। इस काम का, इस टर्म का मतलब ये हुआ कि आप किसी काम के अंदर इंटरेस्ट लें, और ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेता है तो वो दिल की या अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं हम इसके अंदर कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इनफरादी लोगों की वो खासियत या सलाहियत टू रिकग्नाइज कि वो पहचान कर सकें देयर ओन इमोशंस, के काम के मतलब उनकी राय क्या है, उनकी नफ्सियात क्या कहती हैं या उनकी इनर फीलिंग्स क्या हैं कि ये काम कैसा है, एंड दोज ऑफ अदर्स, या दूसरों के मतलब डिसर्न बिटवीन डिफरेंट फीलिंग्स, और इनके दरमियान फ़र्क महसूस करना है। देखें, एक वर्क प्लेस पे अगर 2 वर्कर काम कर रहे हैं तो मुश्किल होता है कि दोनों की अप्रोच एक जैसी हो, तो दोनों की फीलिंग्स का या अप्रोच का डिफरेंस हो सकता है।
एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली, और उसको वाजे करना या उसको मुनासिब कैटेगरी के अंदर रखना ज़रूरी होता है। यूज़ इमोशनल इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास जो इस किस्म की मालूमात अवेलेबल होती हैं टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर, जिसके तहत आप सोच सकें और अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, एंड मैनेज और एडजस्ट इमोशन टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट और अचीव वंस गोल्स, यानी आप अपने माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियां जो हैं उस माहौल को अपनी वर्किंग के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, और जब माहौल की तब्दीलियां आपकी वर्किंग के साथ भी अटैच हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को ईज़िली मैनेज करते हुए अपने डिज़ायर्ड गोल्स जो हैं वो ईज़िली हासिल कर सकते हैं या अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये है द गेटिंग इन्वॉल्व विद द वर्क बाय हार्ट, कि आप उस काम के साथ तज्जिया करते हुए पर्सनली या अपनी वर्किंग के हवाले से उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। जब आप किसी काम के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपके काम के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वोंग एंड लॉ, ये जनाब एक्सपर्ट थे ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट के, फाउंड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जॉब परफॉर्मेंस। अब देखिए वही चीज़ आ गई। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सीरियसली लेते हैं और इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक वो बेहतर हो जाएगी। और अगर आप किसी काम को सीरियसली नहीं लेते, उसको ज़ाती इंटरेस्ट नहीं बनाते, उसको लर्न करने की या उस काम की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको एंजॉय नहीं करते, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कभी बेहतर नहीं हो सकती। इंसान के लिए वो काम ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है, और जिस काम में इंसान इंटरेस्ट लेता है उस काम के अंदर बेहतरी जो है वो आ ही जाती है। When they studied workplace link, थर्ड इशू है इसके अंदर, जॉब परफॉर्मेंस शुड एसोसिएट पॉजिटिवली। ये चीज़ हमने पहले इस स्टेज पे भी बात की है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसका ताल्लुक आपकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ होता है। तो यहाँ से हम ये कानून तो वज़ा कर सकते हैं ना कि मोर इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर योर परफॉर्मेंस विल बी फाइन आर इम्प्रूव्ड, कि जैसे जैसे आप काम के अंदर इन्वॉल्व होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। और आपकी जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपका जो जॉब स्ट्रक्चर है या पोर्टफोलियो है वो बेहतर होता चला जाता है। जॉब परफॉर्मेंस शुड एसोसिएट पॉजिटिवली विद इम्प्लाइज इमोशनल इंटेलिजेंस। EI stands for emotional intelligence because implies with the high emotional intelligence should be more adept, यानी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं at appraising and regulating their own emotions। और अगर वो इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उनसे सीखते हैं, दैट लीड टू अ हायर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, उनका अपनी सलाहियतों पे जो एतबार है वो बढ़ जाता है। बेसिकली सेंसेस को कंट्रोल करना ये भी एक आर्ट है। आप काम पे रहते हुए तमाम चीज़ों का रिस्पांस फौरी नहीं दे सकते, आपको कुछ चीज़ों को रिस्पांस को वक्त पे ही उसका इजहार करना होता है। एंड कंट्रोल रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड मोटिवेशन, इसकी वजह से काम की तरफ रुझान उनका बढ़ता है, मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है। टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन ये होता है कि आप जब चीज़ को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उसकी हदायत के मुताबिक काम करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन्हीं हदायत पे अमल करते हुए अपने काम के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं टू हाई परफॉर्मेंस। तो यही चीज़ आगे आ गई कि जैसे जैसे इंसान की लर्निंग बढ़ती है, वैसे भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, लर्निंग कर्व थ्योरी, जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में अप्लाई की गई थी। वो थ्योरी यही कहते हैं कि जब आप किसी काम को रूटीन के साथ डेली बेसिस पे करते हैं और एक ही काम को रिपीट करते चले जाते हैं, देन यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो आप उस काम के अंदर एक्सपर्ट होते चले जाते हैं, आपके काम के अंदर जो है वो निखार आता चला जाता है, लेबर टाइम कम होता चला जाता है, लर्निंग लेवल बढ़ता चला जाता है और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं।
और आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर दो चीज़ों की जो बड़ी अफादियत होती है, एक एक्सपीरियंस की और एक आपके परफॉर्मेंस लेवल की। और अक्सर अदारों में जो आपकी प्रमोशन होती है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस पे होती है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए सर्टन टूल्स को या स्टैंडर्ड्स को बेस फैक्टर बनाया जाता है, और उनके साथ आप बेंच मार्किंग में जब जाते हैं तो फिर आपकी प्रमोशन जो है उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो सकती है। स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। इसकी इतनी अहमियत क्यों है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर? हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस कर लिया, इसके स्टैंडर्ड्स की बात कर ली। अब इसकी अहमियत क्यों है या ये किस हद तक अहमियत रखता है? तो जैसा कि हमने ये डिसाइड किया, अभी हमने डिस्कस भी किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ बड़ा गहरा रिलेशन होता है, और जैसे जैसे वो इमोशनली उसके साथ गेटिंग इन्वॉल्व, ज़्यादा इन्वॉल्व होता चला जाता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस में भी इजाफा होता चला जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी, ये ऐसी अहलियत का नाम है, टू अंडरस्टैंड, जिसमें आप चीज़ों को मानते हैं, एंड मैनेज योर इमोशंस, यानी आप चीज़ों का अदराक करते हैं फिर उनको कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ों को रिएक्शन फौरी नहीं दिया जाता, कुछ चीज़ों को हज़म भी किया जाता है, क्योंकि एक चीज़ तो टर्म बोली जाती है कि बॉस इज़ ऑलवेज बॉस, तो फिर ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ का रिस्पॉन्स दिया जाए। तो आप अपने लिए पहले सुनते हैं, फिर पॉजिटिव और सूटेबल रिस्पॉन्स का इंतखाब करते हैं कि आपने कैसे देना है। द स्किल्स इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस आर, अब कौन कौन सी ऐसी मेन स्किल्स होती हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर जिसका आपको पता होना चाहिए? देखें, जब किसी टर्म का, किसी टर्मिनोलॉजी का आपको पता होगा ना, तो फिर ही आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो पहली टर्म इसके अंदर है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरी है मोटिवेशन, जिस पे हमने चैप्टर नंबर 2 आपका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 भी किए हैं, एंड एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, यानी सोसाइटी को डील करने का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन अरेंजमेंट जो होता है या उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है उसको आपने कैसे किया, इसके भी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। रिसेंटली इट हैज़ बिकम अ बिट ऑफ बज़ वर्ड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ये चीज़ बड़ी ही काबिल गौर है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, बट रिसर्चर्स आर सेइंग दैट इट इज़ टाइम इमोशनल इंटेलिजेंस बी टेकन सीरियसली, यानी बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो भी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन जो आपका वक़्त है, वक़्त यानी ये हम डिसीजन मेकिंग के साथ भी अटैच कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। तो आपको किसी भी काम के करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल टाइम को सिलेक्ट करना, और सिलेक्शन से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। एम्बैरेसिंग द नाउंसेस ऑफ ह्यूमन इमोशन इन द वर्क प्लेस कैन हैव प्रैग्मेटिक, अच्छा प्रैग्मेटिक ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेके चलें, और जो लोग ओल्ड सर्विसेज, पहले से जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को एक ख़ास स्टैंडर्ड या ख़ास तरीक़ेकार के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं, तो आप उसी के मुताबिक लेके चलने की कोशिश करनी। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लर्निंग अडॉप्टेशन है वो भी अपना रोल प्ले करती है कि बाज़ औक़ात आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और दूसरों की तरफ काम करते हुए देख के उनके स्किल लेवल को, उनके वर्किंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे तकरीर में, स्पीच के अंदर लोग एक दूसरे को बोलने को कॉपी करते हैं। तो ये चीज़ जो प्रैग्मेटिक थिंकिंग है, बेसिकली रियलिटी को मानना है। कुछ चीज़ें थीरी की हद तक अच्छी होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको आइडियलिज्म के तौर पे बोला तो जाता है, अडॉप्ट तो किया जाता है, लेकिन इन रियलिटी उन चीज़ों को जो है एक और नज़र से देखा जाता है। तो जो लोग प्रैग्मेटिक थिंकर्स होते हैं या अप्रोच रखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको हकीकत का अदराक ज़्यादा है। तो हक़ाइक़ को मान लेना और हक़ाइक़ के मुताबिक मैनेजमेंट करना एक अक्लमंद या समझदार बंदे की अलामत होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो, सच एज़ बेटर कोलैबोरेशन अमंग द एम्प्लॉइज़। अब इसके जो बेहतरी इसके नताइज हो सकते हैं वो ये है कि आपकी एम्प्लॉइज़ के साथ जो है अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप्स बन जाती हैं, एंड अ हैप्पियर वर्क प्लेस, जो आपकी जगह है जहाँ पे सारे एम्प्लॉइज़ या ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इकट्ठे होते हैं, वो एक अच्छी जगह खुशहाली का या खुशी का मरकज़ बन जाती है, बजाय इसके कि कंपटीशन के माहौल के अंदर या इस तरह का माहौल बना लें कि एक दूसरे के साथ खींचे खींचे रहना या एक दूसरे के काम में टांग फंसाना या लेग पुलिंग करना या टांट करना। तो वो माहौल जो होता है
वो इमोशनली आपको डिस्टर्ब करता है, साइकोलॉजिकली आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है, तो उसके नुकसानात हो सकते हैं। अब ये एक जो थ्योरी थी, ये एक सोशियोलॉजिस्ट था रेक्स हपकी, उसने ये इसको जो था वो प्रेजेंट किया था। क्या कहा उसने? हिज आर्ग्यूमेंट्स, यानी उसकी जो बहस थी वो किस इशू पे थी? इज़ दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, कि हम इंसान हैं, एवरी डे, नॉट जस्ट व्हेन वी लीव द ऑफिस। सिर्फ उस वक्त इंसान नहीं है कि जब ऑफिस में हैं, बल्कि आप ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं, उसकी स्कैनिंग का हिस्सा बनते हैं, तो फिर भी आप इंसान है। तो जो बिहेवियर आपका अच्छा अंदर रहा है, वही माहौल आपका जो है वो, या आपकी जो बिहेवियर है या आपका रिस्पॉन्स जो है वो बाहर भी वैसा ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसी बहस को आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जो हमने 4 चीज़ें देखी हैं जिनको हमने, और बेसिकली ये 4 इस प्रोसेस में भी आती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोसेस या कंटेंट्स ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी अगर हम चीज़ों को इमोशनली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन सी 4 चीज़ें होंगी जिनको हमें अडॉप्ट करना होगा, जिसका अदराक हमें होना चाहिए, जिसकी रियलाइजेशन हमें होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे मैनेज की हुई हैं, और ये 4 वही हैं जो लेक्चर के स्टार्ट में जब मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया तो इनकी वजाहत मैंने की थी। अब इसमें ये 4 चीज़ें क्या हैं? जिसमें सेल्फ़, यानी ये 2 चीज़ें जो हैं ये सेल्फ़ से रेलिवेंट हैं वर्टिकली, सेल्फ़ अवेयरनेस और सेल्फ़ मैनेजमेंट। ये प्रॉपर 2 बड़े ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं, और आज के दौर में जब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है इस या सेल्फ़ मैनेजमेंट जो है, इस पे बहुत काम हो रहा है। और इसी तरह अदर्स के अंदर है सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको पता है अब तो प्रॉपर अदारों के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप में जो मैनेजर्स हैं उसकी पूरा CRM उसे कहा जाता है। वो प्रॉपर एक पोस्ट होती है, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है, प्रॉपर उसके पास कुछ टास्क होते हैं जिनको परफॉर्म करना होता है। जो आपके हैप्पी कस्टमर्स होते हैं या लॉयल कस्टमर्स होते हैं, चाहे वो आपसे कोई चीज़ परचेज़ नहीं भी करते, तो उनके साथ पीरियडिकली रिलेशन जो है वो रखा जाता है। वेल विशेज़ के आप मैसेज कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के अंदर जो इनोवेशन आती है उसके आप उनको मैसेज करके अवेयर करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप चीज़ को जिन कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं सिर्फ उनके साथ ही रिलेशंस रखें, बल्कि मार्केट के अंदर जो लोग आपके कभी कभी के कस्टमर्स होते हैं तो उनके साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, ये प्रॉपर एक टेक्निक है। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें, सेल्फ अवेयरनेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले तो आपको अपनी अहलियत का पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को किस हद तक अडॉप्ट कर सकते हैं, किस हद तक हैंडल कर सकते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, अपनी ज़ात पे आपको एतबार होना चाहिए कि कोई एक्टिविटी अगर आपको दे दी जाए तो आपकी ये राय अपने मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, बल्कि इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे कोई टास्क दिया जाए और सीखने के लिए थोड़ा सा इनफ टाइम दिया जाए तो मैं इसको सीख के तो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह फिर अगर आप इधर आते हैं एक्यूरेट सेल्फ वैल्यूएशन। अब सेल्फ वैल्यूएशन तो ये होती है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी अहलियत क्या है। अब एक्यूरेट बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी उन काबिलियतों को या अपनी उन अहलियतों को भी मद्देनज़र रखें। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके पास हो या ईमान का तराजू आपके हाथ में हो या आपको जज बनाया जाए तो फिर आपको चीज़ों को रियलिटी की बेस पे ही ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इसी तरह ये अगर आप नीचे आएँ, ये बिहेवियर के अतबार से इसको देखना है, इसको अवेयरनेस के अतबार से देखना है। सेल्फ़ मैनेजमेंट, इंसान जब अपना अवेयरनेस हो जाती है, चीज़ों को सोच लेता है, निशानदही कर लेता है, कॉन्फिडेंस लेवल को जज कर लेता है, तो फिर वो सेल्फ़ मैनेजमेंट भी करता है। यानी इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, जैसा कि मैंने पहले बात की है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए आखिर आप भी किसी के बॉस हो सकते हो और आपका भी कोई बॉस हो सकता है। तो चीज़ों को हज़म करना, उसको सुनना, रियलिटी को एडमायर करना, ये सीखना पड़ता है। तो इमोशनली सेल्फ कंट्रोल कि आपने हर चीज़ का वहीं पे उसका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं देना। टेकिंग इनिशिएटिव, अच्छे काम की इब्तिदा अपने आप से करनी है, ये नहीं कि दूसरों को आपने देखना है और देख कर कोई और शुरुआत करे।
कॉन्शियसनेस, यानी आप अपनी बेहतरी के मतलब अपने पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव इमेज के अंदर को उसको मेंटेन करने के लिए और उसको कायम करने के लिए आपको कॉन्शियस होना चाहिए। ट्रस्टवर्थीनेस, यानी आपका एक म्यार होना चाहिए कि बाकी लोग जो हैं आपके ऊपर एतमाद करें, आपकी जो बात हो, आपकी जो वर्किंग हो, आपकी जो जितनी भी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए वो दूसरों के लिए मशले राह होनी चाहिए और काबिल एतबार होनी चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी, ये बड़ा एक अच्छा आर्ट होता है जी। अडॉप्टेबिलिटी मीन कि आप सारी चीज़ें बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, तो फिर उनकी अडॉप्टेबिलिटी की जो स्किल्स हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो दूसरों को काम करता हुआ देखें और वो स्किल लर्न कर लें। सोशल अवेयरनेस, अब ये इंसान का आज के सिनेरियो में जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ जो वकूफ़ पज़ीर होने वाले वाक़यात हैं उनके मतलब पता होना चाहिए। एम्पैथी, यानी सच्चाई के साथ किसी चीज़ का इदराक करना। और फिर है सर्विस ओरिएंटेशन, यानी अगर आपसे कोई आके बात कर लेता है या आपसे कोई किसी किस्म की हेल्प चाहता है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आए, तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप उसको एंटरटेन कर सकें। आपको सर्विस को मेयार को बेहतर बनाने के लिए जो है उसके ऊपर वर्किंग करना ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए भी आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इमेज क्या है, वो किस हद तक लोगों को फैसिलिटी जो है वो मुहैया कर सकता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली जो रिलेशंस कस्टमर के साथ या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन या और आपके रिवेलरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं यानी आपके कंपेटिटर्स होते हैं उनके साथ भी रिलेशन कोई ख़ास तरीके के साथ आप मैनेज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अदर, ठीक है, बाकियों को भी बढ़ने फलने फूलने दें, उनका इदराक करें, उनकी शिकायत को या उनके मार्केट के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर रोल को एक्सेप्ट करें। नंबर 2, बॉन्ड बिल्डिंग, यानी इस तरह का रवैया बनाएं उसके डेवलप करें कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी बन सके और जिससे लर्निंग हो सके, एक दूसरे को फैसिलिटीज़ मुहैया कर सके, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सके। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। अमूमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माहौल होता है कि एम्प्लॉइज़ एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करते। असूल तो यही है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो टीम वर्क की सूरत में हो सकती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको इंसान अकेले परफॉर्म कर सकता है। तो जो चीज़ें अच्छी या टीम के अंदर होने वाली होती हैं तो फिर आपको अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करनी चाहिए कि आप एक अच्छे टीम मेंबर या टीम प्लेयर बन सकें, क्योंकि काम की नौयत के मुताबिक जो काम टीम की सूरत में होने वाले हैं उनके लिए एक टीम प्लेयर का होना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अहम टॉपिक है बर्न आउट एट वर्क। जैसा कि मैंने लेक्चर की इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ बयान की थी कि लफ्ज़ी मतलब बर्न आउट के हैं कि आप उकता जाएँ काम की ज़्यादती की वजह से, काम की कम्प्लेक्सिटी की वजह से ज़हनी थकाव का शिकार हो जाएं या मेंटल जो है डिस्ट्रेस का शिकार हो जाएं या हेल्थ कंडीशंस आपकी इस तरह की हो जाएं, तो इस कंडीशंस को इस लैंग्वेज के अंदर या हमारे सब्जेक्ट की डिमांड के मुताबिक बर्नआउट का नाम देते हैं। अब बर्नआउट एट वर्क का मतलब है कि आप काम जहाँ पे बैठ के करते हैं वहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस या कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो आपके लिए ज़हनी खचाव का, ज़हनी तनाव का बायस बने या आप काम से बोरियत फील करें। तो अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करें तो कि ये क्या चीज़ है बर्नआउट एट वर्क, स्टेट ऑफ वाइटल एग्जॉस्शन, यानी एक वाज़े नज़र आने वाली आपकी हालत कि जिसमें आप थकन महसूस करें, आप बोरियत महसूस करें या आप किसी किस्म की टेंशन महसूस करें। बर्नआउट इज़ अ रिएक्शन टू प्रोलॉन्ग्ड और क्रॉनिक जॉब स्ट्रेस, यानी लंबे अरसे तक कायम रहने वाली ऐसी आपकी हालत जैसे बाज़ दिनों में काम की शिद्दत ज़्यादा होती है, एक ही नौयत का काम कर कर के बाज़ औक़ात इंसान उकता भी जाता है और ये तो इंसान की नेचर है कि इंसान यकसानियत से उकता जाता है, इंसान चीज़ को पसंद करता है। और क्रॉनिक जॉब स्ट्रेस, यानी इस किस्म का स्ट्रेस मौजूद हो कि जिसको इंसान लाइक भी नहीं करता वही एक्टिविटीज़ करना पड़ रही हैं और उन एक्टिविटीज़ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है, उसके अंदर कोई सख्ती या कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही। एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय 3 मेन डायमेंशंस, इसके अंदर
3 मेन जो डायमेंशंस हैं, समतें हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। पहला है बेटा एग्जॉस्शन सिनिज्म, यानी लेस आइडेंटिफिकेशन विद द जॉब। आपको पता ही नहीं है कि आप किसी पोस्ट पे, किसी जॉब पे बैठे हुए हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। बेसिकली ये वहाँ पे होता है जहाँ पे जॉब जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इनकम्प्लीट होती है, जॉब को प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया जाता, डिस्क्राइब नहीं किया जाता और पता नहीं होता कि आपने इस पोस्ट पे या इस जगह पे बैठ के कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। एंड फीलिंग ऑफ रिड्यूस्ड प्रोफेशनल एबिलिटी, और आप ये महसूस करें कि इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल कैलिबर आपके पास होना चाहिए, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कमी है। बेसिकली ये जो कंडीशन होती है ना, ये लेस कॉन्फिडेंस होता है एम्प्लॉई का अपने ऊपर या अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर या अपनी ज़ात के ऊपर। ये जब कंडीशन पैदा हो जाती है किसी एम्प्लॉई के अंदर, तो फिर उनको एक इम्प्रूव्ड मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशनल उनको कुछ सेशंस की ज़रूरत होती है। तो अदारों ने ऐसे लोग भी हायर किए हुए होते हैं जो इनके एम्प्लॉइज़ को कीप मोटिवेटेड, कि उनका ज़हन साजी करते हैं कि उन्होंने काम कैसे कैसे करना है। तो ये जो एक डायग्राम साथ में मैंने मेंशन की हुई है, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो वो तमाम एलिमेंट्स इस टेबल के ऊपर मौजूद हैं कि जिससे इंसान, ये जो एक एम्प्लॉई बैठा हुआ है, इसने बोरियत महसूस की। मसलन अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे इसका एक्टिविटी है वो कर रहा है, यहाँ पे फिर इसका लैपटॉप खुला हुआ है, उसकी चाय पड़ी हुई ठंडी हो गई है, एक काम का यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जो उसने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, इधर उनके पास कोई चीज़ मौजूद है। तो ये काम की ज़्यादती है, उसको पता नहीं चल रहा कि इस काम को हैंडल कैसा करे, तो फिर उकता गया है। और बाज़ बात ऐसे होता है कि इंसान फिर वो सामने पड़ी हुई चीज़ उठा के फेंक देता है या अपने आप को इस तरह से एक मेंटली स्ट्रेस में फील करता है या थक जाता है। तो ये वो कंडीशन होती है कि जहाँ पे आप अपने लिए कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते। बर्नआउट एट वर्क, मोस्ट कॉमन साइंस क्या हैं? अभी मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें बयान की है कि बर्नआउट किसे कहते हैं। तो अमूमी तौर पे जो इसके साइंस हो सकते हैं वो किस किस्म के हैं, तो अमूमी तौर पे हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले है जी alienation from the work related activities. Individuals experiencing burnout view their job as increasingly stressful, यानी वो महसूस करे कि उसकी जो जॉब है वो मुश्किल तर होती चली जा रही है, जो एक्टिविटीज़ उसकी थी उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, काम कम है या उसकी जो काम की कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है, काम का बर्डन ज़्यादा है। They may grow cynical about their working conditions and the people they work with, यानी वो चीज़ों को सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। काम इतने ज़्यादा हैं, एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और काम करने वाले कम होने की वजह से काम का बर्डन हो गया है ज़्यादा, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि इस चीज़ को आपने कैसे एडजस्ट करना है। दे मे आल्सो इमोशनली डिस्टेंस देमसेल्व्स, वो इस चीज़ से अपने आप को दूर महसूस करते हैं। बिगेन टू फील नम अबाउट देयर वर्क, और वो कहते हैं कि अब इस काम से दूर ही हो जाया जाए। तो कि नॉर्मली ऐसे होता है, जैसा कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर बात की है कि जिस काम के अंदर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जाती है। और जो काम कॉम्प्लिकेटेड नौइयत का होता है, आपकी लर्निंग नहीं हो रही होती या उस काम की जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर आपकी कमांड नहीं होती, तो फिर आपको इस चीज़ के अंदर आप बोरियत महसूस करते हैं या ज़हनी तनाव महसूस करते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स क्या होती हैं, यानी ज़ाहरी तौर पे नज़र आने वाली सिम्टम्स क्या है। क्रॉनिक स्ट्रेस में लीड टू फिज़िकल सिम्टम्स लाइक हेडेक, आपके सर में दर्द शुरू हो जाए, स्टमक इचेस यानी आपके मैदे की डिस्टर्बेंस। देखिए परेशानी का हल जो है या परेशानी की जो अलामात हैं वो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्टर्ब होना भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि टेंशन की ज़्यादती की वजह से लोगों को शुगर भी हो जाती है। आर इंटेस्टाइनल इश्यूज़, या उनके जो बड़ी आंत या छोटी आंत के मसाइल जो है, बेसिकली ये दो चीज़ें जो हैं, ये जो स्टमक एचिस और इंटेस्टाइनल इश्यूज़ जो हैं, ये दो चीज़ें आपके निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर इमोशनल एग्जॉस्शन, यानी आप जज्बाती तौर पे भी थकाव का शिकार हो जाते हैं, थक जाते हैं। बर्नआउट
काजेस पीपल टू फील ड्रेन्ड, उनको महसूस हो रहा होता है कि वो बहाव का शिकार है, यानी ज़ाया हो रहे हैं, उनकी स्किल ख़त्म हो रही है। अनएबल टू कोप, वो उन हालात पे, उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतर सकते। एंड टायर्ड, थक जाते हैं उन हालात से। दे ऑफन लैक द एनर्जी, उनके अंदर वो एनर्जी या जो उनके अंदर जो वो एक ताकत होती है उसकी कमी आना शुरू हो जाती है। टू गेट देयर वर्क डन, वो काम को करने की जो विल पावर होती है उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। नंबर 4 है जी रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। डेफिनेटली जब इंसान ज़हनी तौर पे भी थक चुका है, जिस्मानी तौर पे भी थक चुका है, जज्बाती तौर पे भी थक चुका है, तो फिर परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ता ही है। आप जब स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपका जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो 100% नहीं होती, क्योंकि जब आप ज़हनी तौर पे डिवाइडेड होते हैं, तकसीम होते हैं, काम के अंदर आपका जहन नहीं होता, तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो द स्टैंडर्ड ही होती चली जाती है। और अगर इस तरह की कंडीशन मुस्तकिल बुनियादों पे रहे तो फिर ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो ये तो मेन 4 कंडीशंस थी जो साइंस थे जिससे पता चलता है कि ये बंदा इससे थक चुका है। वजूहात क्या होती हैं जी? अब तो ऐसा कि थोड़ी सी हमने इसके ऊपर स्टार्ट में ही डिस्कशन कर ली कि वर्कआउट पे जब आप बर्न होते हैं, यानी किसी वर्किंग कंडीशंस के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता या उस काम के ऊपर, या उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके जो ऑपरेटिंग मेजर्स हैं, उसके ऊपर आपकी कमांड नहीं हो पाती, तो फिर ये कंडीशंस ऐसी आती हैं, ऐसी हालत, ये सूरत हाल आपका सामना को करना पड़ता है कि आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो वजूहात के अंदर जो है ये सीधा सी बातें हम देख लेते हैं, वैसे तो हम स्टार्टिंग में ये बता चुके हैं। अनरीजनेबल टाइम प्रेशर, यानी काम की ज़्यादती है, काम ज़्यादा है, टाइम कम है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स कम है, तो एक शख्स को ही 2-2 बंदों को काम करना पड़ रहा है, या आपको एक काम करने का वो कह देते हैं लेकिन टाइम आपकी नज़र में इतना कम है कि आप महसूस करते हैं कि आप उस काम को ना कम वक्त पे कर सकें, तो फिर भी आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 2 लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजर। अच्छा, अब अदारों के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कम्युनिकेशन जो है इसको लाइफ ब्लड का नाम दिया गया है, यानी जितना कम्युनिकेशन का सिस्टम इम्प्रूव्ड एंड इफ़ेक्टिव होगा और जितना एक्यूरेट होगा, लोगों तक चीज़ें वक्त पे पहुंचेंगी, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनके जो नताइज हैं वो भी उसी लिहाज से बेहतर होते हैं। लैक ऑफ रोल क्लैरिटी, बाज़ का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं उनको क्लियर ही नहीं होता कि उसने कौन कौन से काम करने। मसलन कुछ डिपार्टमेंट्स में फ़ाइनेंस और अकाउंट का काम इकट्ठा ही होता है, हालांकि मेरी नज़र में ये एक्सपर्ट्स यही कहते हैं अकाउंट जो है ये कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि फ़ाइनेंस जो है ये प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। आप आने वाले पीरियड के लिए डिसाइड करते हैं कि जो माली मामलात हैं या फाइनेंशियल डिसीजंस आपने लेने हैं वो किन बुनियादों पे लेने हैं, और इसके अंदर गलती हो सकती है। योर प्लानिंग कैन बी प्रूव रॉन्ग और राइट, बट कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ जो एक अकाउंटेंट परफॉर्म करता है उसमें चीज़ों को साथ साथ रिकॉर्ड करना होता है, उसको जस्टिफाई होना चाहिए, उसको रिकॉन्साइल होना चाहिए कि स्टार्टिंग पर आपके पास चीज़ें क्या थी, एसेट्स क्या थे, लिक्विडिटी पोजीशन क्या थी, और किसी पीरियड के एंड पे क्या है। अनमैनेजेबल वर्कलोड, काम भी इस किस्म का हो कि उससे हैंडल ही ना हो रहा हो। मसलन अब तो इदारों में ऐसे भी होता है कि काम जो है वो मैनुअल नौइयत का कम होता है या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा होता है, तो आपको उस टेक्नोलॉजी के यूज़ के अंदर भी फेमिलियर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो काम अगर इतना ज़्यादा हो कि मुकर्रर टाइम के अंदर या जो प्रोटोकॉल्स या आपको बजट दिया गया है टाइम का उसके अंदर कंप्लीट ना हो सके, तो ये भी आपके लिए एक जो बर्नआउट है इसका बायस बनता है। अनफेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ, ये डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्रॉपर लॉ भी बना था कि लोगों जो जॉब्स के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो हैं वो कमांडिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को जब टास्क असाइन करती हैं तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन यानी तासब का मुजाहरा भी करती हैं कि उन लोगों को जो उनको पसंद नहीं होते उनको काम ज़्यादा दे दिया जाता है, और ऐसे लोग जो उनके पसंद के होते हैं या जो लोग उनकी खुशामद ज़्यादा कर सकते हैं तो उनको काम कम दे दिया जाता है। तो इस सूरत में भी इंसान जो है, जो आप समझते हैं कि काम वर्क प्लेस के अंदर अगर आपके साथ मुसावियाना सलूक ना किया जाए या आपकी स्किल या एबिलिटी के मुताबिक आपसे सर्विसेज या एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना करवाई जाएं तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इसी हमारी अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
अब इसी के अंदर ये जो बर्नआउट है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं, या इस कंडीशंस को या इस हालत से बाहर आने के लिए आपको क्या क्या तरीक़ेकार या कौन सी मेजर्स अख्तियार करनी चाहिए कि जिससे आप फौरी तौर पे फ्रेश हो जाएं, या आपकी वो जो एक स्ट्रेस की कंडीशन है या मेंटली आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं तो उससे बाहर आ जाएं। तो ये कुछ छोटी सी बातें बता रहा हूँ। ईट हेल्दी, यानी बुनियादी तौर पे अपनी खुराक को अच्छा कर लें। आप जब महसूस करते हैं जब इंसान एनर्जेटिक हो, प्रॉपर डाइट ले रहा हो, और डाइट भी वो ले रहा हो जो माहौल के मुताबिक, वर्किंग के मुताबिक आपको सपोर्ट करती हो, तो फिर उसके अच्छे असरात होते हैं। तो इंसान की जो हेल्थ होती है वो आपके ऊपर पॉजिटिवली असरअंदाज होती है। नंबर 2, टेक अ ब्रेक। जब आप काम की ज़्यादती की वजह से थक जाते हैं या महसूस करते हैं आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, तो फिर बेहतर अमल ये होता है कि काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा सस्ता लें, आराम कर लें, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। नंबर 3, एक्सरसाइज। क्योंकि आज के दौर में जब काम की नौइयत भी इस किस्म की है, या वर्कलोड ऐसा है, या हमारे सोने खाने पीने के औकात में तब्दीली आ गई हुई है, तो एक्सरसाइज को लोग भूल गए हुए हैं। एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो बॉडी एक्सरसाइज है, इससे आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आपकी बॉडी की जो एक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में आपकी बड़ी मदद मिलती है। नंबर 4 पे है जी वर्क लाइफ बैलेंस। अब ये जो बड़ी अहम चीज़ है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क भी हो चुका है कि आप अपनी लाइफ, अपने काम, अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने आराम के दरमियान एक बैलेंस कायम करने की कोशिश करें। और वो क्या है? सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसे अंदाजे या ऐसी रूटीन सेट करें कि जिसमें आपको तवाज़न नज़र आए। एंड आस्क फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वर्कलोड, यानी काम को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि काम भी होता रहे, आराम भी होता रहे, इतनी ज़्यादा थकन भी महसूस ना हो। लाइक सम डेज़ टू वर्क रिमोटली, यानी कुछ काम के औकात, दिन के औकात या दिनों के औकात ऐसे रखें कि जिसमें आप एक्टिविटीज़ को ऐसे डिज़ाइन करें कि जिस वक्त आप फ्रेश हों उसमें ज़्यादा काम कर लें, जब आप मेंटली एग्जॉस्टेड हों तो उसमें काम जो है वो कम हो। और आखिरी पॉइंट है हैव फन। खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। इस तरह का माहौल बनाएं कि जिसमें आप अपनी बॉडी स्ट्रेस को, मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकें। बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, उनकी ज़बान में गुफ्तगू करने की कोशिश करें, तो इंसान फ्रेश हो जाता है। लास्ट इशू है हमारा बेटा इमोशनल लेबर। जैसा कि हमने नंबर 2 टॉपिक था हमारा आज के लेक्चर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा अब नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इमोशनल लेबर। कि इसका मतलब क्या है इमोशनल लेबर का? द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल लेबर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल सोशियोलॉजिस्ट आर्लाई हॉर्सचाइल्ड। ये एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले इमोशनल लेबर की टर्म अपनी थीरी में या अपनी वर्किंग के अंदर यूज़ की थी। शी डिस्क्राइब्ड, उस औरत ने ये बताया, द वर्क परफॉर्म्ड बाय एनी सर्विस एम्प्लॉई हु इज़ रिक्वायर्ड, यानी कोई भी बंदा जो अपना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जिसकी ये ड्यूटी होती है वो काम करेगा एज पार्ट ऑफ हिज और हर जॉब, और वो एक्टिविटी उसके काम का हिस्सा हो, टू डिस्प्ले स्पेसिफिक सेट्स ऑफ इमोशंस, और उसके लिए लाजमी हो कि वो सर्टन स्पेसिफाइड इमोशंस का मुजाहरा करे। मसलन आपको याद है या आपके इल्म में है कि डॉक्टर्स का पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी कंडीशंस को या अपनी इनर फीलिंग्स को बताना पसंद नहीं करते, तो डॉक्टर बड़ा पोलाइटली उनके साथ गुफ्तगू करता है और वो काम या वो मालूमात उससे हासिल करता है, रिट्रीव करने की कोशिश करता है कि जिसकी बुनियाद पे डॉक्टर का एक अपना आइडिया डेवलप होता है या वो दूसरे के मसले को जो है वो डायग्नोज कर लेता है। टू डिस्प्ले स्पेसिफिक सेट ऑफ इमोशंस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये जैसे मैंने अभी डॉक्टर की एग्जांपल आपको दी है कि वो बोलने के हवाले से या बॉडी जेस्चर या बॉडी मूवमेंट के हवाले से उसके अंदर एक रबत होना चाहिए विद द एम ऑफ इंड्यूसिंग पर्टिकुलर फीलिंग, और अंदाज़ा उसका यही हो कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आपने शो करना है। जैसे अक्सर वालिदैन में माँ जो है अपने बच्चे की
चीज़ों को मैक्सिमम कंट्रोल या मैक्सिमम बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। तो उसको ये बताया है या उसने चीज़ अपनी अपना ली है कि उसने मैक्सिमम इसके लिए जो हॉस्टिलिटी का मुजाहरा करना है, बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज अमंग दोज फॉर होम द सर्विस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। हॉचस्चाइल्ड 1983, हॉचस्चाइल्ड ने ये जो थीरी थी अपनी, ये जो फाइंडिंग्स थी ये 1983 में जो थी वो उसने डेवलप की थी। यानी इमोशनल लेबर क्या है कि अगर आप काम को समझ रहे हैं, आपका लर्निंग बेहतर है, तो आपको सर्टन स्पेसिफाइड बिहेवियर्स अडॉप्ट करने हैं, और जब वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आपके लिए लाजमी हो जाएं तो आपने उन सर्टन और स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर वही बिहेवियर्स, वही एटीट्यूड आपने शो करना है जो कि उस माहौल की या उस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि बार टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग से हर्ट भी हो जाते हैं, या उनको वो प्रॉपर इतनी स्पेस नहीं देते, या उनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन मेरी नज़र में अच्छा टीचर वो है, टीचर भी लर्नर होते हैं वो, क्योंकि इतने दिमागों का मुकाबला कर रहे होते हैं, तो जो स्टूडेंट का कैलिबर होता है उसको उसके मुकाबले में हॉस्टिलिटी का, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज करते हुए उनकी रिदम के मुताबिक या उनकी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो उनको आंसर करना चाहिए। यानी एक सर्टिफाइड और एक स्पेसिफिक जो आपका बिहेवियर है वो होना चाहिए जो उस माहौल की रिक्वायरमेंट है। अब डेफिनेशन इसकी क्या है? इमोशनल लेबर इज़ डिफाइंड एज पुटिंग एनर्जी इनटू डीलिंग, यानी अपनी बेहतरीन सलाहियतों को, एनर्जी को बरोकार लाएं डील करते हुए विद द फीलिंग्स ऑफ अदर, जब दूसरों की बातों को आप जवाब दे रहे हो, पुटिंग दैम एट ईज़, उनके लिए आसानी पैदा करें, विदाउट सेल्फ रिगार्ड, अपनी ज़ात को पसे पुष्ट डालते हुए। ये नहीं है कि जैसे बाज़ लोग ये करते हैं, बाकी लोगों को पसे पुष्ट डाल के अपनी ज़ात को आगे रखते हैं, और वैसे भी हमारे इस्लाम का जो सबक है वो भी यही है कि हकूक़ुल इबाद जो है उनको अहमियत देनी चाहिए। आर मीटिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस, और जो एक सोसाइटी के अंदर आपसे रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी नज़र में एक टीचर का रोल ये होना चाहिए कि वो आपके लिए फैसिलिटेटिंग हो, आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज हो, और आप उसकी बातों को रोल मॉडल के तौर पे देखें, तो मेरा ख्याल है उसको ऐसा होना भी चाहिए। जैसे बच्चों के लिए उसका वालिद जो है एक रोल मॉडल होता है, हर हवाले से वो एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए, एक अच्छा बाप भी होना चाहिए, अच्छा दोस्त भी होना चाहिए, और फैमिली का सरबराह भी उसी हवाले से होना चाहिए। इमोशनल लेबर इम्प्लीकेशन फॉर द वर्कर्स, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी लेबर्स को किन किन चीज़ों को इसके अंदर से सीखना है, देखना है, अडॉप्ट करना है। व्हेन यू एंगेज इन इमोशनल लेबर, जब आप इमोशनल लेबर में एंगेज हों, यू कंट्रोल योर फीलिंग्स टू फुलफिल द गोल्स, आप अपनी इमोशंस को, अपनी जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हुए अपने गोल्स पे रहें, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपसे आपकी इनफरादी ज़ात या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है। आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करते, उस कल्चर जो है उसको फॉलो लाजमी करते हैं। एक कल्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है कि जिसमें बाकी लोगों की बातों को बर्दाश्त भी किया जाता है, बात को सुना जाता है, फिर उसके लिए मुनासिब रिएक्शन जो है वो शो किया जाता है, तो अगर आप बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके मुताबिक उसकी इंटेंसिटी देखते हुए उसके मुताबिक रिस्पॉन्सेज आप बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो जो है वो बेहतरी का बायस होगा। फ्रॉम a particular standpoint, this means that you either express only your positive feeling, यानी यहाँ पे एक चीज़ अपना लें कि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को जो है वो प्रमोट करना है, पॉजिटिव बातों का रिस्पॉन्स देना है, नेगेटिव बातों को इग्नोर करना, और बाज़ औक़ात आप महसूस करें कि वो बातें कुछ हार्ड हो गई हैं तो इनको इग्नोर करें। जो इग्नोर करना होता है यानी किसी चीज़ को जो दरगुजर से काम लेना, ये भी बड़ी अच्छी इंसान की हैबिट हो सकती है। हाइड और मैनेज योर नेगेटिव फीलिंग्स, उन फीलिंग को छुपा लें जिसमें आप किसी के मतलब या किसी कंडीशंस के मतलब या किसी की ज़ात के मतलब आपके अंदर अनाद हो, या आप कुछ ऐसे अल्फाज बोलना चाहते हों, तो बुरा बोलने से ना बोलना बेहतर है। टू डील विद नेगेटिव इमोशंस, और अगर आपके सामने ऐसी सूरत हाल का आपको सामना है
कि आपके सामने नेगेटिव कंडीशंस हैं, कि आपको गुस्सा बहुत आ गया है, किसी की बात आपको नापसंद है, या किसी ने आपके मतलब गलत बात कर दी है, या किसी की बिहेवियर से आप नाखुश हैं, पीपल टेंड टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उस कंडीशंस के अंदर आपको इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। शो इमोशंस दे डोंट रियली फील। आप इस तरह के रवैये का, इस तरह की सोच का, इस तरह के बिहेवियर का मुजाहरा करें कि जैसे आपने उस चीज़ को मतलब नोटिस ही नहीं किया। हाइड इमोशंस, जज्बात को छुपा लें। दे रियली डू फील, और ऐसे महसूस करें कि आपको अच्छा महसूस हुआ है। मसलन किसी की हार्ड बात को जो हज़म कर लेना, उसको इग्नोर कर देना, ये बड़े बहादुर बंदे की लामत होती है। उमूमी तौर पे इंसान ऐसे ही करते हैं, किसी की बात सुन के फ़ौरी तौर पे रिएक्शन देते, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्रिएट एन अप्रोप्रिएट इमोशन फॉर द सिचुएशन। वही बात, सोचें, समझें, हालात का तजिया करें और एक मुनासिब रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें जो अखलाकियत के तकाज़ों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के ऊपर या कल्चर को सूट करता हो। कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट पॉइंट है कि आप जब इमोशनली इंगेज हो जाते हैं, और इमोशनली लेबर को भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो लास्ट पॉइंट कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं कि आपको अपने अंदर इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए, तो उनके नताइज क्या हो सकते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ लेबर, अगर हम लेबर की सेंस में बात करें, यानी इमोशनल लेबर इज़ मोस्ट प्रोटोटिपिकली इन जॉब्स दैट रिक्वायर सर्विस विद अ स्माइल। जैसे एक मार्केटिंग स्टाफ होता है, मार्केटिंग स्टाफ ने जब किसी ने भी आना है इंडस्ट्री के अंदर या किसी ऑफिशियल सेटअप के अंदर, तो सबसे पहले जो वहाँ पे एक स्टाफ जिसकी पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट की ड्यूटी है, आपको वो लोग हंसते हुए मिलेंगे। इसी तरह जो आपका हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ विद द सर्टन स्पेसिफाइड बिहेवियर्स आपको नज़र आएंगे। वो लोगों की बात को खुश अखलाक़ी से सुनते हैं और खुश अखलाक़ी से ही उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और एनी फ्रंट लाइन पब्लिक फेसिंग, या ऐसे लोग जैसे रिसेप्शन पे जो लोग मौजूद होते हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो ऐसे टेम्परामेंट वाले लोग रखे जाते हैं जो लोगों की बातों को मैक्सिमम हज़म करें, उनकी बातें सुनें और उसके मुताबिक मुनासिब रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें। जॉब इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट्स, कस्टमर्स एंड पेशेंट्स, ये बात समझिए। देखिए पेशेंट्स की एग्जांपल दी गई है। एट टाइम्स एम्प्लॉइज मे हैव टू इमोशनली लेबर with co-workers and supervisor to get their work done। बाज़ आपका इतना फैसिलिटेटिंग या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर जो होता है, वो उसकी वजह से काम के अंदर बेहतरी भी आ जाती है। तो आपकी इमोशंस को देखते हुए बाकी भी आपसे ये सबक सीख सकते हैं और वही आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इमोशनल लेबर लाइक फिज़िकल लेबर, पहले था इमोशनल लेबर इज़ मोस्ट प्रोटोटिपिकली, यानी वो किसी के लिए एक नमूना भी हो सकती है। लाइक फिज़िकल लेबर इज़ एफर्टफुल एंड फैटिगिंग व्हेन डन रिपीटेडली ऑल डे लॉन्ग, यानी बाज़ ऐसे भी होता है कि आप चीज़ों के अंदर, मुश्किल हालात के अंदर भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार लाते हैं और बाज़ एक जैसी सर्विसेज से, यकसानियत से आप उकता भी जाते हैं, लेकिन उसको हज़म करें, उसे बर्दाश्त करें, क्योंकि लंबी सर्विसेज आपने देनी होती है। और उमूमी तौर पर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोस्ट पे बैठे होते हैं तो ए लाइक एक्टिविटीज़, ए लाइक बिहेवियर आपको शो करना ही पड़ता है। एंड कैन बी कॉस्टली इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एरर्स, और अगर आप उस हालात का शिकार होके, जज्बात का शिकार होके उसके मुताबिक रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। क्यों? जैसे हमने शुरू में बात की, मेंटली स्ट्रेस बंदा जो होता है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। जज्बात के बहाव में बाज़ वक़्त अल्फाज का अच्छा चुनाव नहीं हो पाता, बाज़ वक़्त बिहेवियर जो आपने शो करना होता है उसका चुनाव अच्छा नहीं होता। तो आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपके लिए, जब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही होती है, उस वक्त ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट करती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए और इनको इग्नोर किया जाए। रिसर्च हैज़ ऑल्सो शोन दैट एनेक्सिटी, यानी जो आप उकता जाते हैं, थकन का शिकार हो जाते हैं जब एक तरह का काम करते हुए, एक तरह के माहौल में रहते हुए, या एक तरह के कल्चर, एक स्टेजनेंट यानी एक साकत कल्चर का हिस्सा रहते हुए, एंड फैटिग यानी आप उकता जाएं, थक जाएं, फिज़िकली थक जाएं, फ्राम सरफेस एक्टिंग स्पिल्स
ओवर टू हार्म होम लाइफ, और उसका फिर असरात जो है वो आपकी घरेलू लाइफ पे भी आना शुरू हो जाते हैं। ऑफिस की टेंशन जो होती हैं अमूमी तौर पे आपके रवैये के अंदर आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका ऑफिस में गुजरता है। जो ऑफिस की टेंशन होती है उसके असरात फिर आपकी फैमिली या आपके घर के ऊपर भी आना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड हेल्पिंग एट होम। फिर आप घर वालों को टाइम कम देते हैं तो आपकी डोमेस्टिक या जो घरेलू लाइफ है उसके अंदर भी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बताया, खैर हमारी सोसाइटी को तो ये चीज़ सूट नहीं करती। इंक्रीज्ड अल्कोहलिक कंजम्पशन, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड तो हो सकता है या उनकी जो चीज़ें हो सकती हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है। लेकिन लोग जो यहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल भी तो करते ही हैं, चाहे हमारी अखलाकियात इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, लेकिन खैर ये चीज़ें सर्विसेज का या यहाँ का हिस्सा ज़रूर हैं। नहीं स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हमारी जो डिस्कशन है वो मुकम्मल हो गई है। हमने चीज़ों को मैक्सिमम जो है इस लेक्चर के स्टैंडर्ड के मुताबिक डिस्कस किया है। आपका जो रिस्पांस होगा इंशाल्लाह मैं इसको कंसिडर करूँगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज़।